एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास। इसके पहले मैंने इसके 3 वीडियो अपलोड किए हैं। ये आज हमारा चौथा वीडियो है। आज का टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी भी देश का विकास करना है तो उसके लिए संसाधन अत्यधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि बिना संसाधन के उपयोग के हम विकास नहीं कर सकते हैं। परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर उन्हीं संसाधनों का हम अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसलिए संसाधनों का प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, चाहे वो पर्यावरण समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो या आर्थिक समस्या हो। इन समस्याओं से बचने के लिए पर्यावरण संरक्षण अत्यधिक आवश्यक है, यानी जो संसाधन है उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर हमारी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी। गांधी जी ने क्या कहा था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अगर हम बिना लालच के संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो संसाधन बहुत मात्रा में है, लेकिन अगर हम लालची बन जाएंगे, अपने निजी स्वार्थ के लिए संसाधन उपयोग करेंगे तो संसाधन धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। यानी कि विश्व स्तर पे जो संसाधन का ह्रास हो रहा है, संसाधन की कमी आ रही है, उसके लिए लालची और जो स्वार्थी व्यक्ति जिम्मेदार हैं। खासकर जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है, जो अत्यधिक लाभ के लिए संसाधन का गलत तरीके से प्रयोग कर रही है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अत्यधिक उत्पादन के लिए गांधी जी ने कहा था कि अत्यधिक उत्पादन नहीं करना चाहिए, जिससे कि संसाधनों पे नुकसान ना हो। अगर आप ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो संसाधनों को नुकसान होगा, यानी कि जन समुदाय के हित को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। ठीक है ना, यानी कि लगातार प्रयास जारी हो गए संसाधन के संरक्षण के लिए। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया है। यानी कि पर्यावरण संरक्षण जितना उपयोगी है, उसी तरह से हमारा जो संसाधन संरक्षण भी बहुत उपयोगी है। अगर हम संसाधन संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब चलिए हम कुछ संसाधन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा आता है भू संसाधन। ठीक है,
हम बात करने वाले हैं भू संसाधन, यानी जिसे हम कहते हैं भूमि यानी पृथ्वी। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि हमारा क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हम ज़्यादातर क्रियाकलाप कहाँ करते हैं? भूमि यानी पृथ्वी पर ही करते हैं और इसका बहुत तरीके से उपयोग करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, मानव जीवन हो, आर्थिक क्रियाएं हों, परिवहन हो या फिर संचार व्यवस्थाएं, सब किस पे आधारित हैं? भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। जो हमारी भूमि कैसी संसाधन है? तो भूमि हमारा एक सीमित संसाधन है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। यानी हमारे देश में 43% भूमि ऐसी है जहाँ पे आप कृषि उद्योग के लिए कार्य कर सकते हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। और पर्वत कितने % है? पृथ्वी में 30% पर्वत है हमारे पृथ्वी में। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है और हमारे देश का 27% हिस्सा कैसा है? पठारी है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है। आप यहाँ देख सकते हैं कि चित्र के माध्यम से आपको, पाई चार्ट के माध्यम से आपको समझाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मैदान, इतने एरिया में हमारा क्या है? पूरा मैदान है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये 27% पठार हो गया और 30% क्या है? यहाँ पे पर्वत है। यानी यहीं आप क्या कर सकते हैं? इस एरिया पे ही आप पृथ्वी के खेती कर सकते हैं या फिर कोई विकास कार्य कर सकते हैं। अब हम देखेंगे भू उपयोग, यानी भूमि के क्या क्या उपयोग हैं। तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों को से किया जाता है। पहला क्या है? वन के लिए। दूसरा हो गया कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग इत्यादि। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी जैसे आपके चारागाह हो गए तथा अन्य गोचर भूमि हो गई। विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। परती भूमि जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती जहां 1 से 5 वर्ष से खेती न की गई हो। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। फिर हमारा आता है भारत में भू उपयोग प्रारूप। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कार्य जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कार्य जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। यानी भारत, हम पढ़ रहे हैं कि भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी जो भूमि का उपयोग है वो किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए भौतिक कारक जैसे भू आकृति, यानी भूमि का आकार कैसा है, जलवायु कैसी है और हमारी मिट्टी कैसी है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग
के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। यानी कि आपका सिर्फ 93% के आंकड़े आपको मिलेंगे भूमि का किस तरह से उपयोग किया जाता है, चाहे वो चारागाह के लिए हो या बहुत तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं कृषि के लिए भी किया जाता है, इमारतें बड़ी बनाने के लिए, लोगों को रहने के लिए, उद्योग धंधों के लिए, यानी भूमि का तरह तरह से उपयोग किया जाता है। इसलिए भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन भूमि क्या है, सीमित है। अब हमारी भूमि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जो सीमित है, इसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। कल का टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल हम पढ़ने वाले हैं मृदा संसाधन। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का बनने वाला है, इसलिए आप लोग कल का वीडियो मत छोड़िएगा। कल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।